दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। और साथ में हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। और जॉब से संबंधित कोई भी न्यू वैकेंसी आती है उससे संबंधित भी आपको सबसे पहले सूचित किया जाता है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। अगर दूसरों के मुकाबले देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। दोस्तों, अगर आपको सफलता देरी से मिल रही है तो आपको हताश नहीं होना चाहिए। आपको लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है और अपने माँ बाप का सपना पूरा होता है। क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने में देरी होती है। और जो देरी होती है वो सिर्फ आपके जो प्रयास हैं वो कम हुए हैं उसके कारण देरी हुई है। तो लगातार अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और अपने माँ बाप का सपना आप पूरा पूरा कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी है? तो ये रखी है, आप कह सकते हैं 6.5%, यानी आप कह सकते हैं 6.5%। आप कह सकते हैं यहाँ पर आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर आप कह सकते हैं अपरिवर्तित रखी है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान भी 6.5% पर बरकरार रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी मीटिंग में लिए गए इस फैसले का खुलासा किया। यानी आप कह सकते हैं एमपीसी मीटिंग जो है, यानी एमपीसी का अर्थ क्या है? तो आप कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है इसका ये अर्थ होता है। और 2024 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% रखा है। और जीडीपी की वृद्धि के अनुमान की अगर बात की जाए तो वो भी 6.5% रखा है। और साथ में रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया और रेपो रेट भी कितनी रखी गई है? 6.5% ही रखी गई है। इसके साथ में अगर बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला जो गवर्नर है उनका नाम था सर ओसबर्न स्मिथ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया स्टैटिक जीके में कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो सर ओसबर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में स्थापित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 अधिनियम के तहत हुई और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके साथ में अगर बात की जाए रेपो रेट है क्या, यानी रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिया जाने वाला कर्ज की जो दर होती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। बैंक इस चार्ज से अपने ग्राहकों को लोन प्रदान करता है और रेपो रेट कम होने का अर्थ है कस्टमर को कम ब्याज दर पर होम लोन और व्हीकल लोन जैसे लोन देना। यानी आप कह सकते हैं रेपो रेट अगर कम होगी तो इसमें क्या होगा? कस्टमर को कम ब्याज पर आप कह सकते हैं होम लोन या कोई व्हीकल लोन दिया जा सकता है। तो सीधा सा मतलब है कि रेपो रेट का अर्थ होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा जो अन्य बैंक होते हैं उनको कर्ज दिया जाता है, वो कर्ज की जो दर होती है उसी को क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। यानी आरबीआई के अंदर जो धन जमा होता है किनका? बैंकों का, उस पर क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। रिवर्स रेपो रेट बाजार में कैश लिक्विडिटी को नियंत्रित करने में काम आती है। मार्केट में जब भी बहुत ज्यादा कैश दिखाई देता है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है और इसे बैंक ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा देते हैं। तो सीधा सी बात यह है कि जो बैंक होते हैं वो अपना कुछ धन जो होता है आरबीआई में जमा करा देते हैं और उसके बदले जो ब्याज दिया जाता है उसी को आप कह सकते हैं रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए
एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, उसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित में रखने के लिए बेंचमार्क नीति ब्याज दर को निर्धारित करना। यानी आप कह सकते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए बेंचमार्क नीति ब्याज दर में नियंत्रण करना या उसको निर्धारित करना ही इसका एक उद्देश्य होता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ध्यान रखना, स्टैटिक जीके में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी आप कह सकते ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री, 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का थीम है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। यानी इसका थीम क्या है? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसके साथ अगर बात करें, समान नागरिकता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यानी वर्तमान समय में, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समान नागरिकता आप कह सकते हैं लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के अंदर अनुच्छेद 44 लागू किया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए, उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यूसीसी का लक्ष्य, यानी आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून को मान्यकृत करना, और चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने इसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। यानी जो समान नागरिकता लागू की गई उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया? तो जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना देसाई के द्वारा उसका गठन किया गया है। और ऐसा कौन सा राज्य बना है पहला जिसमें समान नागरिकता संहिता लागू की जाएगी? तो उत्तराखंड बना है। इसके अनुसार अगर बात की जाए, अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का हिस्सा है। और ये राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता के लिए प्रयास करने का आग्रह करता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यानी किसी भी धर्म में वो चीज़ लागू होती है, या कोई भी धर्म हो, उन सभी धर्म के लोगों के लिए ये समान नागरिकता संहिता लागू की जाती है। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य अगर बात की जाए कौन सा बना था? तो वो बना था गोवा। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिकता संहिता लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाए रखा, जिसे गोवा नागरिकता संहिता के रूप में जाना जाता है। पुर्तगालियों से गोवा कब आज़ाद हुआ? तो 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ। और 19 दिसंबर को गोवा दिवस भी मनाया जाता है, यानी गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। तो भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य बना था जिसमें समान संहिता नागरिकता लागू की गई? तो उसका नाम था गोवा। इसके साथ अगर बात की जाए, टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट का टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नवीन तालियानी। नवीन तालियानी को आप कह सकते हैं टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए यहां पर इसने किसका स्थान लिया है? तो इसने स्थान लिया है प्रतीक पाल का। प्रतीक पाल का आप कह सकते हैं इन्होंने स्थान लिया है। किसने लिया है? नवीन आप कह सकते तालियानी ने ये नवीन प्रतीक पाल का स्थान लिया है। और नवीन तालियान वर्तमान में टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और एमडी हैं। और नवीन 19 फरवरी 2024 को अपना पद संभालेंगे। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट, हाल ही में विंध्याचली स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये प्रोग्राम आप कह सकते हैं लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है।
इस प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिसके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसके अनुरूप ये काम करेगा। और इसका आप कह सकते हैं उद्घाटन या किसने लॉन्च किया इसको, तो वो किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किया है सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल आप कह सकते हैं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसको लागू किया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादकों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14,447 भी लॉन्च किया है। इसके साथ हम बात करते हैं ओलजोस बेक्टेनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए मध्य एशियाई देश के कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ ओलजास बेक्टेनोव को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 43 साल के बेक्टेनोव इससे पहले भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख थे और कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है और पूर्व सोवियत गणराज्य है। इसकी राजधानी अस्ताना है। और अगर बात की जाए इस मध्य एशियाई देश के अंदर कितने देश आते हैं, तो 5 देश आते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में 2 जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया, तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। और पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य भी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश ही है। मंत्रिमंडल ने लोअर सुबनसिरी से केई पन्योर जिला आप कह सकते हैं बनाया है, यानी लोअर सुबनसिरी से अलग करके केई पन्योर को आप कह सकते हैं नया जिला बनाया है। और ईस्ट तथा वेस्ट कोमेंग जिले से विचोम जिला बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही इस पूर्वोत्तर राज्यों की जिलों की संख्या बढ़कर अब 28 हो गई है। इसके साथ में अगर बात की जाए गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले जो भारतीय हैं जो आप कह सकते हैं 2024 में बने, उनका नाम है आनंद कुमार। हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इसके साथ ही आनंद कुमार उन स्पेशल भारतीयों में शामिल हो गए जिन्होंने यूएई की सरकार ने गोल्डन वीजा जारी किया है। इस लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, संजय दत्त जैसे भारतीय हस्तियां इसमें शामिल हैं। इसके साथ अगर बात की जाए जो गोल्डन वीजा संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का वीजा है जो यूएई सरकार द्वारा सीमित संख्या में प्रदान किया जाता है। गोल्डन वीजा को यूएई सरकार द्वारा साल 2019 में लॉन्च किया गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है गोल्डन वीजा को यूएई सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया, तो 2019 में लॉन्च किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए इस गोल्डन वीजा के तहत क्या मिलता है, यानी इस वीजा को 5 या 10 वर्षों की दीर्घकालिक अवधि के लिए जारी किया जाता है। साथ ही इसके साथ विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। यह वीजा विशेष रूप से दुनिया भर के डॉक्टर, वैज्ञानिक, संस्कृति और कला के रचनात्मक लोगों के एथलीट, डॉक्टर, डिग्री धारक विशेष हस्तियों को यह प्रदान किया जाता है। अब भारत के कुछ व्यक्ति हैं जिनको ये गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है, जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, संजय दत्त हैं, सानिया मिर्जा, कृति सेनन, बोनी कपूर, रणवीर सिंह। इसके साथ अगर बात की जाए कमल हसन, आनंद कुमार, सुनील शेट्टी, मोहनलाल, पृथ्वीराज सुकुमारन, सोनू निगम, वरुण धवन। इसके साथ अगर बात की जाए फराह खान, जॉनी लीवर, ममूटी, सोनू सूद, संजय कपूर, जॉन इब्राहिम। इसके साथ अगर बात की जाए तुषार कपूर, अंशुला कपूर, आर पार्थिविन, तृष्णा कृष्णन, के एस चित्रा, रिति देशमुख, जेनिला देशमुख। उसके बाद भूषण कुमार, दिव्या कुमार, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, अमला पॉल और मोनी राय, इन सभी को आप कह सकते हैं गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आप कह सकते हैं पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है 12वीं फैल को, यानी 12वीं फैल जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बनी है। विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म 12वीं फैल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। यह फिल्म आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा यानी 12वीं फिल्म को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड रणबीर कपूर को मिला है। और किस फिल्म के लिए मिला है, तो वो मिला है एनिमल फिल्म के लिए। इसके साथ अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने माँ बाप की सेवा करें, जवानों का सम्मान करें। हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।